आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। प्लेन मिरर जब भी कोई इमेज बनाता है तो वो जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, और इसलिए हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। कि जब भी प्लेन मिरर कोई इमेज फॉर्म करता है तो वो बिहाइंड द मिरर होता है। क्या होता है? एक तो बिहाइंड द मिरर है और दूसरा वो वर्चुअल है। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकली, ऐसे। अच्छा, ये लाइट रे सोच के देखो कि अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, क्या हुई है बताओ? मिरर के लिए देखो, मिरर के लिए तो नॉर्मली ही हुआ, क्योंकि ये एंगल कितना है बोलो? ये 90 का है ये एंगल। तो ऐसे लाइट रेस को क्या बोलेंगे कि लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? देन इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा बता सकते हो आप? इसका रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे वापस हो जाएगा। ये बात समझ में? एकदम इसी अपने ही रास्ते पे ऐसे वापस ही लौट जाएगा रेस। समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? देखो, मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। एक बात बताओ, जब कोई लाइट रे, थोड़ा सही समझ ही लो, ऐसे कोई लाइट रे ऐसे आई, मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ से इतना ही एंगल बना के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, आई इक्वल्स टू आर होता है। इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और लाइट रे ऐसे चली जाएगी। सही बात है क्या? अब एक चीज सोचना, अगर ये लाइट रेस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम बना के आती, मतलब ऐसे आती, ये देखो पिंक वाला, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता, आई का वैल्यू पहले से थोड़ा कम हो गया, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम हो जाता? बोलो हाँ या ना। क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम हो जाता? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा कम करो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो गया। और सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको और अगर कम करके भेजा गया होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रीन वाला जो वाइट नॉर्मल से, ये नॉर्मल से आई बना रहा, वो और कम कर दिया हमने, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता? ऐसे जाता, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कम होता। ऐसे कम करते 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 जब लाइट रे को आप नॉर्मली इस पे भेज दोगे तो आई का वैल्यू तो जीरो हो गया। सोचो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है? सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का होता है? हाँ, तो नॉर्मल जहां था उसी पर अगर अपने लाइट रे भेज दिया, नॉर्मल पे ही अगर अपने लाइट रे भेज दिया, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो तो कम करते करते खत्म हो गया। सोचो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 डिग्री। ये बात यहाँ से दो चीज सीखने को मिलता है, ध्यान रखना, कि जब लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर or any spherical mirror or any plane or any object, if a light rays normally incident at any point, then there is angle of incidence is 0। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ? 0 डिग्री होगा। जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा, तो ध्यान रखना वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल भी उसी पे है और इंसिडेंट रे भी उसी पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। और जब दोनों सेम आ गए, एक ही लाइन पे आ गए, तो बीच का एंगल तो 0 हो गया। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आई 0 होगा तो आर 0 होगा, आई अगर 30 होगा तो आर 30 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 होगा। आई इक्वल्स टू आर हमेशा, तो अगर आई 0 हो गया तो आर भी 0 होगा। तो आर कैसे 0 होगा? तो नॉर्मल पे ही जब रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाए, सोचो जब रिफ्लेक्ट होके इसी पे आएगा तभी तो आर भी 0 होगा। आई बात समझ में? बोलो। तो जब भी लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी प्लेन मिरर पे या किसी भी पॉइंट पे, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो जब बाउंसिंग बैक होता है या सेंडिंग बैक वापस आता है, देन वो अपने ही पाथ पे वापस लौट के आता है। जिस पाथ पे जाता है उसी पाथ पे वो लौट के आता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? और इस केस में आई भी 0 होता है और आर भी 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा कि आई आर कैसे 0 होते हैं और ये जो है सो कि वापस कैसे अपने ही रास्ते पे चले आते हैं। तो राइट नाउ, जैसे मान लो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे हमने भेजी, ये जाएगा ऐसे, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इसी रास्ते वापस लौट के आ जाएगा। सही बात है क्या? ओके, एक लाइट रे और लेके चलते हैं हम लोग, और ये हमने यहाँ पे ले गए। ये लाइट रे
थोड़ा सा अलग कलर्स दिखाते हैं बस आपको अच्छा लगने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग अलग कलर करना है खुद से। तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सोचो यहाँ से कुछ इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ऐसा होगा, सोच के देखो कि ये जो लाइट है नॉर्मली ऐसे गई है, इसका जो रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ ये वापस ऐसे लौट के आ रही है, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट बढ़ाऊं ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि जो उधर से प्रकाश किरण, ये जो लाइट रे इधर से चल के ऐसे आ रही है, जो यहाँ से चलते हुई अब ऐसे आपको जाती हुई नजर आएगी इधर इधर, ये तो एक्चुअल में है लाइट रे यहाँ पे, इधर से ये लौट के जब ऐसे आ रही होगी तो इधर से जो जाएगी ऐसे, ये लाइट रे, यहाँ से और भी लाइट रे आप दिखा सकते हो, ये लाइट रे इधर ऐसे जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, और भी आप इसमें बहुत सारे लाइट रे यहाँ पे ले जाइए और उन सबका रिफ्लेक्शन दिखाइए, ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे लाइट रेज जो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं वो सब के सब, ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे एक पॉइंट है जहां से ये सब आ रहे हैं। आई बात समझ में? क्या बात आपको समझ में आई? तो ये पॉइंट हम लोगों का क्या हो गया, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर। ये हमको एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं, ऐसा हमको लगता है कि यहाँ पर इसके जैसा, जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया था इसी के जैसा यहाँ पर कुछ है, इसीलिए हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज ऐसा बनता है। इसीलिए हम मिरर के सामने एक टॉर्च जलाते हैं तो पीछे से ऐसा एक टॉर्च चलता है, क्योंकि जैसे आपने टॉर्च जला दिया, यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज निकली, रिफ्लेक्शन यहीं से हो गया, लेकिन ये सारी लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे फैलती हुई जाती हैं, वो लगता है पीछे कहीं यहाँ से आ रही हैं। आई बात समझ में? तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है। तो चूंकि ये वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन वगैरह पर्दा वगैरह लगा भी दें तो हम उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पे इस इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक आपको तो एक लाइन बस याद रखना है, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर बताओ और समझाइए, आपको वहां बोलना थोड़ी है, लिखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ by a plane mirror is virtual, it cannot be received on a screen। क्लियर है? चलो दूसरा आते हैं, द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का क्या बनता है, इमेज बनता है। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 9th में ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी होगी, बहुत सारा क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, जैसे साइड 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 मिला होगा, साइड एंगल साइड मिला होगा, एंगल साइड एंगल मिला होगा, RHS क्राइटेरिया मिला होगा, ये सब क्राइटेरिया मिला आप लोगों को बस। तो अगर मान लो इस चीज़ को हमें प्रूफ भी करना हो थोड़ा देर के लिए, तो हम चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछ लिया कि आप कॉन्ग्रुएंसी सही से पढ़े हैं ना, ठीक है। तो वो तरीका लगा के आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखना जरा। ये हम लोगों का एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस लाइन को आप क्या बोलोगे, इस लाइन को फिलहाल आप बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकते हो? एक्सिस बोल सकते हो। अगर बीच मिड पॉइंट से जा रहा हो तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और करा क्या कि यहाँ से एक लाइट रेस ऐसे हम लेकर के यहाँ पर भेज देते हैं। ध्यान से देखना, इधर भेज दो कहीं, अच्छा रहेगा। ऐसे भेजा जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ? नॉर्मली आएगा तो फिर तो उसी पे चला जाएगा। सुनना ध्यान से, ऐसे हमने लाइट रे यहाँ भेजा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, सोचो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, हाँ या ना? बोलो क्या बात सही है? अच्छा, किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप लोग देना थोड़ा, ठीक है। किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने लाइट रेज की आवश्यकता होती है? 2। ये बात बताया मैंने पहले आपको, फिर तो अच्छी बात है। चलो इस एंगल को आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी से? एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? हाँ होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है। ओके, इसको मैं इसे पीछे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको थोड़ा मैं पीछे बढ़ाता हूँ, क्योंकि एक चीज तो बात समझ में आती है भाई, क्या कि जब ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया ऐसे गया, तो लगेगा रिफ्लेक्शन के बाद कि ये लाइट रे यहाँ से थोड़ी आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं इधर से आ रही है, हाँ या ना? अरे बोलो,
तो जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना भाई साहब, जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी के सेम साइज का इस बिहाइंड द मिरर ऐसा एक आपको इमेज दिखेगा। क्या ये बात सही है? अरे बोलो, ऐसा कुछ होगा? अरे बोलो। अब इसका साइज इक्वल है नहीं है कैसे है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, प्रूफ वही तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। देखो आप और भी इसमें लाइट रे, देखो होता क्या ना कि जब कोई चीज प्रूफ करनी होती है, पढ़ाना होता है, तो टीचर क्या करते हैं कि एक लाइट रे यहाँ से लेके आए, रिफ्लेक्शन दिखाया, ये इधर से आता हुआ लगा, हमने उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेज बना दिया ऐसे। ठीक, ऐसा नहीं है, आप इस पॉइंट से बहुत सारे लाइट रे ले जा सकते हो। कोई कहेगा कि सर एक ही लाइट रे आप यहाँ से ले गए, एक और आपको कम से कम ले जाना चाहिए था। बिल्कुल रूल यही है, नियम यही है, तरीका यही है, सर एक लाइट रे और लेके जाओ, सही बात, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे प्रूफ में इसका कोई यूज नहीं है। तो बहुत सारे बुक में आप देखना एक एक रे दे करके ऐसे दिखा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बस आपका डायग्राम साफ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके वजह से ऐसा। अदरवाइज आप यहाँ से इसी पॉइंट से एक लाइट रेस और लेके जाओ और इसका रिफ्लेक्शन आप दिखाओ। जब आप इसका रिफ्लेक्शन दिखाओगे कि यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे ऐसे जाएगा। तो आप गौर क्या करोगे, आपको ये महसूस होगा कि ये लाइट रे जब इसको इसका रिफ्लेक्शन दिखाओगे तो ये लाइट रे भी पीछे, जब इसको ऐसे बढ़ाओगे आप, तो गौर करना, जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ऐसे डॉटेड से, तो ऐसा लगेगा कि ये उसी पॉइंट पर जाकर मिलेगा जहां पर इसका रिफ्लेक्शन मिल रहा था। सोचो, तो हमने इस पॉइंट से दो लाइट रे निकाले, गौर करना, इस पॉइंट से दो लाइट रे अगर हमने डाइवर्स होता हुआ निकाला तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये दो जो लाइट रे ऐसे आए और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, तो ये लगेगा कि यहां से आ रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इस पॉइंट का इमेज बनाया है, ये वाला। ये बात समझ में आई? गड़बड़ नहीं सीखो, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, इस ऑब्जेक्ट का हमने सबसे टॉप वाला एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा, वहां से दो लाइट रेज हमने डाइवर्स होता हुआ निकाला, उन दोनों लाइट रे का हमने रिफ्लेक्शन दिखाया। ये बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट हमको ऐसा मिला जहां से ये दोनों आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यहां से आ रहा है। तो ये जो इमेज है, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट का इमेज बनाया, हमने पूरे बॉडी का इमेज नहीं बनाया। हमने यहां से दो लाइट रे निकाले और इस पॉइंट का हमने इमेज बनाया, बस इस वाले पॉइंट का बनाया हमने, और कहीं का नहीं बनाया हमने। क्या बात समझ में? लेकिन हमको इतनी बुद्धि है, हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं चाहूं कि इसके बीच से एक पॉइंट ले लूं, इसी ऑब्जेक्ट का भी एक और पॉइंट ले लूं यहाँ वाला, और फिर मैं यहाँ से एक लाइट रे ऐसे भेजूं, फिर मैं यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाऊं, तो ये ऐसा लगेगा कहीं इधर से आ रहा है। सोचो, भेजा लगाओ, बोलो हाँ या ना। फिर यहीं से एक लाइट रे मैं इधर भेज दूं, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे दिखा दूं, ये लगेगा कहीं यहाँ से आ रहा है। तो होगा क्या कि इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे करते करते आप हर पॉइंट का जब इमेज बनाओगे तो यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? लेकिन सवाल ये है कि एक बॉडी के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे भाई? वो तो इनफाइनाइट होंगे। तो हम क्या करें, इनफाइनाइट लाइट रेज ला के दो को दिखाते रहे, फिर डायग्राम डायग्राम रहेगा। बात समझ में आई क्या आपको? तो हम लोग एक रे या दो रे दिखाते हैं अपने आसानी के लिए। आई बात समझ में? ताकि डायग्राम साफ रहे अच्छे से। नहीं तो रूल ये है कि किसी भी पॉइंट का इमेज आपको फॉर्म करना है तो मिनिमम उसी एक पॉइंट से दो लाइट रे डाइवर्ज होता हुआ निकालना है, मिरर पे, लेंस पे, जब भी जो पढ़ोगे उस पे इंसिडेंट कराओ, उनका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दिखाओ। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन एक्चुअल में कहाँ वो मीट कर रहे हैं या ऐसा कहाँ से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, इन दो केस में वो पॉइंट क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। समझाया था मैंने इमेज टाइम पे, याद है आपको? तो ये जो चीजें हैं इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगली बार से मैं एक या दो रे दिखाऊंगा तो आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा मत करने लगना, सर एक रे दो रे दिखा रहा हो, काम नहीं चलेगा, गलत बात है, और सारे रेज आप दिखाइए तब अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो। लेकिन जो सच्चाई है मैंने आपको बता दी कि इस पॉइंट से मैंने एक लाइट रे ऐसे लेके, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ही आता हुआ लग रहा है। अब एक्चुअल में चाहते हो कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज यही होगा कि नहीं होगा, तो एक रे आपको और दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन दिखाओ, जहां से वो आता हुआ लगेगा दोनों को मीट कर दो, ये वाला वो इमेज बन जाएगा जो मैंने अभी बनाया था। क्लियर है? बोलो। और इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये अनुभव की चीजें धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेबल लगेगा कि हाँ ठीक है सर, बहुत हो गया, एक रे से भी हम लोग भी काम चलाएंगे। हमारे एग्जाम में भी तो अगर पूछ दिया तो आसानी तरीका चाहिए, हाँ कि ना? तो ये आई है, ये आर है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे कि अगर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, एक लाइन ऐसे, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला बताओ कितना होगा? इसको क्या बोलते हो आप? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये वाला आर है
ध्यान से सुनो, तो ये बताओ कितना होगा, देख के बताओ, क्या इसको आर बोल सकता हूँ? अच्छा, ये मैंने ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस है जो भी है, चाहे नॉर्मल कह लो, राइट नाउ तो ये नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर इस बॉडी को रखा है, तो ये 90 है, तो ये बताओ कितना होगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत? अब एक चीज सुनना सही से, जो कहने जा रहा हूँ गौर करना, ये जो आई है और ये जो आर है, ये तो आपस में इक्वल है। अरे ये 30 था तो ये 30 मान लो, कोई वैल्यू रख के सोच लो, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये 30, तो ये वाला इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा ये 90 तो ये वाला 90 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। और एक चीज सुनो, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी आगे हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे, ये ध्यान रखना। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से, बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, बोथ आर इक्वल। आई बात समझ में? ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ऐसे साइन के लिए आप मैथ्स में ऐसे लगाते होंगे, जहां तक मुझे ध्यान है ऐसा यूज करते हैं हम लोग, याद है आपको? अरे बोलो। तो अगर मैं बोल दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं बोल दूं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या बोलो? तो इस पॉइंट बी का इमेज यहाँ बनेगा तो मैं इसको बी डैश बोल देता हूँ, और ए का इमेज यहाँ बनेगा तो ए डैश बोल देता हूँ, यानी पूरे ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनेगा, और इस पॉइंट का मैं नाम ऐसे कोई सिंबल बोलता हूँ पी, क्या बोलता हूँ? तो सोच के देखो कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट करना आसान है? कौन सी क्राइटेरिया लगाओगे? एंगल, साइड, एंगल। देखो आई इक्वस टू आर, फिर उसके बाद ये वाला साइड ए पी जितना होगा उतना ही ए डैश पी होगा, और फिर ये एंगल 90 और ये 90। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दिखा आपको? तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, हाँ या ना? और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहानी क्या होती है कि इसका जितना सारा चीज है सब, बाकी जो बच गए, जो ऑल साइड्स एंगल्स सब, वो क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी इक्वस टू ए डैश बी डैश? क्या कह सकता हूं कि ए बी इक्वस टू ए डैश बी डैश? और ए बी क्या था? यही ये था आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, था कि नहीं था? ऑब्जेक्ट का हाइट। ए डैश बी डैश क्या था? हाइट ऑफ इमेज, था कि नहीं था? और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या प्रूफ कर दिया हमने कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। ध्यान रखना, इन प्लेन मिरर, नॉट स्फेरिकल मिरर, ये प्लेन मिरर चल रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही प्लेन मिरर में होता है भाई। क्या कहता है कि द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जितना बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा या छोटा आपका इमेज बनता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आप ये डायग्राम बनाओगे और इसका मैथमेटिक्स यहाँ पे कर लोगे ना खुद से, कि नहीं करोगे? क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे बोलो? ए पी बी, लिखो ऐसे, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, कौन कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे बोलो? बोलो। हाँ, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और बताओ, एक साइड दिखा लो बीच में पहले, ये वाला ए पी इक्वल्स टू, बोलो, हाँ बोलो। ए पी इक्वल्स टू ए डैश, इन सब का चाहो तो रीजन में डाल सकते हो, ठीक है, कि ये क्यों इक्वल है। आई बात समझ में? ये क्यों इक्वल हुआ? और बताओ, एक और एंगल कोई था ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश, बोथ आर 90 डिग्री। सही बात है, दोनों किसके इक्वल हैं? तो फिर यहाँ लिखोगे बाय द, कौन सा क्राइटेरिया बोलो? एंगल साइड एंगल, बाय द एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कौन कौन ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके बोलो? ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? ए डैश बी डैश के। ए बी क्या था बोलो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था,
ये हाइट ऑफ इमेज था कि नहीं था? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट यानी ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज आपस में क्या होते हैं? बराबर। समझ में आया क्या? यहीं पे एक छोटा टॉपिक मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक टॉपिक होता है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या बोलो? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का ये मतलब होता है कि जब भी कोई मिरर या लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स मिरर और लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना गुना उसको बड़ा कर दे रहा है या कितना गुना उसको छोटा कर दे रहा है, ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। फिर से सुनो, आपने गौर नहीं किया। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन का ऐसा सोचो ना, आप किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, अभी तो आप प्लेन मिरर बस पढ़ रहे हो, आप किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और आप जितना हाइट का दिख रहे हो, आपका इमेज ऐसा दिखे कि आप 5 फुट के हो, उसमें 10 फुट दिख रहा है, आप बोलोगे ना कि ये जो मिरर है हमारे इमेज को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ये बोलो हाँ या ना। तो बहुत से मिरर में ऐसा पोजीशन होता है या लेंस के सामने ऐसा पोजीशन होता है कि ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका साइज 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पोजीशन होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 है तो वो 1 हो जाएगा, डिमिनिश भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। आई बात समझ में? तो साइज छोटा बड़ा जब होता है तो हम एक टॉपिक डिफाइन किए जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। तो सिंपल डेफिनेशन तो कर दिया जाता है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसका रेशियो मैग्निफिकेशन है। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली बोलते हैं और आपके लिए यही पढ़ना भी आपके सिलेबस में यही है। जब भी मैग्निफिकेशन सुनने को समझ में आए तो आप ये सोचना कोशिश करना कि आपसे ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है और कितना टाइम्स बड़ा है कितना टाइम छोटा बना है, ये चीज पूछा जाता है। तो मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो जिसका फॉर्मूला, जिसको एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है HI/HO। क्या बोलो? HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक लाइन आप कहीं साइड में लिख लेना, चाहे मिलेगा आगे, आराम से मिलेगा जब पढ़ेंगे तो, बट यहाँ पे बस इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है बताता हूँ, ध्यान रखना। कोई पूछे मैग्निफिकेशन क्या है तो क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो एक बार, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या बोलोगे? मैग्निफिकेशन। ध्यान रहेगा? बोलो। तो राइट नो मैं आपसे एक चीज सवाल पूछ सकता हूं कि प्लेन मिरर के अंदर बताओ मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? दिमाग लगाओ। प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा? 1:1। क्योंकि अरे भाई साहब अभी तो आपने साबित किया कि प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा तो जो इमेज का हाइट होगा और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने बताया, फॉर्मूला बताया कि HI/, अरे भाई साहब जब ये दोनों बराबर हैं, अगर ये 4 है ये 4 है, ये 10 है ये 10 है, तो कैंसिल होगा तो 1 आएगा ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना, प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन मिलता है वो ऑलवेज कितना मिलता है? 1। क्या मिलता है? अब ये हमेशा प्लस में भी रहता है। प्लस का मतलब होता है इरेक्ट। क्या होता है? सीधा। जब ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, या ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्लस लगाते हैं, या इसको और बेटर तरीके से आप आगे समझ जाओगे, प्लस माइनस पे ज़्यादा टेंशन मत लो अभी, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन कुछ ऐसे निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर ऑलवेज कितना होता है बोलो? 1। क्लियर है सबको? आ जाओ तीसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। द इमेज ऑन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। देखो इसमें क्या है ना कि जैसे इसका टॉप है तो ये टॉप ऐसे, अगर मैं इसको इन्वर्ट करके बनाता मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लो यहाँ हमने एक प्लेन मिरर लिया, ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया और इसकी कहानी ये रही कि इसके सामने अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं कुछ इस तरीके से, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो भाई साहब इसका जो इमेज बनता है ना वो ऐसा ही बनता है। मतलब इसका एरो ऊपर, ये टॉप मान लो, ये हमारा टॉप है, ये टॉप वाला पॉइंट है और ये बॉटम वाला पॉइंट है। तो टॉप वाला पॉइंट इमेज में ऊपर ही बनता है और बॉटम वाला बोलो नीचे ही बनता है।
अगर मैं क्या करता, इसको उल्टा करके रखता, जैसे इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट में ऐसे रखता, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, तब भी जो इसका इमेज बनता है वो ऐसे बनता है। देखो, मतलब इसका अगर हेड, मैं इसको टॉप, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए, मैं टॉप बॉटम लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट को हेड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सिर, सिर माथा समझते हो, और इसको बोल रहा हूँ पूंछ, टेल। क्या बोल रहा हूँ? तो इसका हेड ऊपर तो इसका भी हेड, और इसका टेल नीचे तो इसका भी टेल। आई बात समझ में? यहाँ देखो, इस ऑब्जेक्ट का मैंने हेड नीचे कर दिया, तो यहाँ इमेज का हेड भी क्या हो जाता है? नीचे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और अगर इसका टेल ऊपर है तो इसका भी टेल क्या है? आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ये दोनों क्या है? इरेक्ट है। ध्यान रखना। इन्वर्टेड कब होगा? सर इन्वर्टेड कब होगा? देखो, प्लेन मिरर तो बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मान लो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं ऐसे बस लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है बोलो? ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई लेंस आएगा, कोई और मिरर भी आएगा, आगे चल के मिलेगा, कॉनकेव मिरर में सब मिलेगा आपको, ठीक है? और आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिया, और बाय द वे ऐसा हुआ कि इसका इमेज ऐसे बन गया। देखो, ये अगर मान लो ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, और बीच में आपने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा है, वाई का मतलब समझ जाओगे? ये आप लिख लेना। क्या लिखोगे? बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसने क्या करा कि इसके इमेज को, जो ऐसा ऑब्जेक्ट था उसके इमेज को ऐसे कर दिया, मतलब इसके हेड को नीचे बना दिया, टेल नीचे था इसको ऊपर बना दिया। तो इसको आप कहोगे कि ये जो इमेज बना है ये आपका क्या है? इन्वर्टेड है। क्या बोलो? ये इन्वर्टेड है भाई, जबकि यहां पर ये इमेज क्या है बोलो? ये इरेक्ट है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये आपके लिए मीनिंग है, ये मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश करी है कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे, ये आप आराम से अपनी लैंग्वेज बना के लिखना, आप लिख लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते मैं जब बोल रहा होता हूँ या समझा रहा होता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि यही लैंग्वेज जो लिखा गया, चाहे जो मैंने लिखा थोड़ा सा वहां से आप ऐसा करो। अब बनाओ खुद से कि द डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ किसका? इमेज, बोथ आर इक्वल। सही बात समझ में? तो प्लेन मिरर से ये भी प्रूफ कर सकते हो और कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से ही प्रूफ कर सकते हो। ध्यान से देखना कैसे प्रूफ कर रहे हैं। इसका आप मैथमेटिक्स कर लेना, मैं करके देता हूँ, ठीक है? डायग्राम नहीं दिया? ये मिरर है, कौन सा मिरर है बोलो? प्लेन मिरर है। इसके सामने हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का कोई हाइट नहीं है, ठीक है? हमने क्या लिया बोलो? हमने बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। एक काम करो, यहां से इसी पॉइंट से एक लाइट रे से निकालो, और इस लाइट रेस का एक रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है। सोचो, ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसके लिए एक पहले नॉर्मल दिखा दो। नॉर्मल क्या होता है सर बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने में हेल्प करता है, और क्या? इधर आई बना होगा, सोचो आई इक्वस टू आर होता है, तो जितना आई नीचे बना है उतना ही आर बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या बात सही है? बोले नहीं आप लोग? सही बात है ना? अच्छा, एक लाइट रेज हम लोग नॉर्मली इसी पॉइंट से ऐसे इस पे इंसिडेंट करा देते हैं मिरर पे, तो नॉर्मली जाएगा, बताओ रिफ्लेक्ट होके ये कैसे जाएगा? कुछ तो बोलो, अपना अपना मुंह खोलो, बोलो जल्दी से। रिबाउंड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सोचो, जब यहां से एक लाइट रे ऐसे गई, रिफ्लेक्शन होके ऐसे जा रहा है, एक लाइट रे जब यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो ऐसा लगेगा ना कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। जो लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, ऐसा लगेगा कहीं से इधर से आ रही है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। तो हम लोग ना इन दोनों को पीछे बढ़ाने वाले हैं, जो इधर से लौट के ये वाला जा रही है और ये जा रही है, इन दोनों को पीछे बढ़ाने वाले हैं। आई बात समझ में? देखते हैं कहाँ जाके मीट करते हैं एक दूसरे से, कहाँ मिलते हैं। इसको भी बढ़ाओ पीछे। आई होप कोई बेमानी बेमानी ना हो, नहीं तो होता है नहीं मिलता है तो हम लोग जबरदस्ती मिला लेते हैं।
कहीं तो मिल जाए, हाँ कि ना, बेईमानी नहीं करनी है, ऑलमोस्ट सही रहना चाहिए, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा भाई, ध्यान से देखो हमने क्या करा, गौर करो। हमने क्या करा, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई साहब, ध्यान रखना। यहाँ से दो लाइट रे हमने ऐसे निकाली, ये दोनों जाके इस मिरर पे इंसिडेंट हुए, टकराए, एक गया धराम, रिफ्लेक्ट हो गया वराम, धराम वराम, समझे क्या तुम? अरे बोलो, ये दो लाइट रे ऐसे गई, धराम धराम पड़ी और यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकली, इधर से तुम देख रहे हो तो तुमको लग रहा है कि ये दो लाइट रे कहीं इधर से नहीं आ रही हैं, ये इसके पीछे से आ रही हैं। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट इमेज बन गया, सही बात है क्या? हमको क्या साबित करना है, हमको ये साबित करना है कि मिरर से इस ऑब्जेक्ट का सही डिस्टेंस, मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में? बड़ा कहानी सिंपल है भाई, मुझे लगता है आप तुरंत फटाफट समझ जाओगे। ध्यान देखना इधर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है? क्या मैं कह दूं ये वाला आई तो आपको कोई एतराज है? रीजन बताओ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ऐसा लग रहा है तुम लोग हम फ्री में पढ़ा दें। एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो बोलो, ये क्या बोलते हैं, वे ना ट्रांसवर्सल लाइन कट, क्या बोलो, कट्स टू पैरेलल लाइन, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर फॉर्म्स एन इक्वल इच अदर, फॉर्म्स खाली बनता है, इक्वल भी तो होता है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल हो गया, तो ये आई तो ये क्या होगा, अरे भाई बोल, ये आर तो ये बोल, हाँ कौन सा क्राइटेरिया बताओ, बहुत तेज हो, वेरी गुड, ये हुई ना बात। भाई साहब ने वक्त और जज्बात दोनों छीन लिए मेरे से। ये देखो, ये नॉर्मल था, ये ऐसे था, अरे बोलो यार, ये इसको थोड़ा देखो, ऐसे दिखेगा तुम्हें, देखो दिखा, अभी भी नहीं दिखा, दिखा, अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, तो ये अगर आर है तो ये कितना होगा, समझ में आ गया? और हमने क्या पढ़ा है, आई इक्वल्स टू, तो इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा और बताओ, एक और कुछ बराबर दिख रहा है, ये 90 यहाँ पर है, अरे इसी ट्रायंगल में इधर भी तो एक 90 है, अरे है कि नहीं है? और कुछ बराबर है, बोलो जल्दी से, क्या कॉमन है? बढ़िया, अरे ये हाँ प्लेन मिरर देखो सही पकड़ा है, इस यहाँ से लेके इस साइड को देखो ना, ये जो साइड है इस ट्रायंगल का ये वाला, इसमें भी है, इसमें भी है, अरे है कि नहीं? बोलो सब भाई, ये पी ले लो, इस पॉइंट को क्यू ले लो, तो पी क्यू दोनों में है कि नहीं है? अरे बोलो, तो फिर अब कई लोग बोल देंगे जोश में, अगर पता है क्या सर, ये जो क्राइटेरिया है ना, एंगल एंगल साइड, क्या है बोलो, एंगल एंगल साइड, वैसे एंगल एंगल साइड नाम का कोई क्राइटेरिया हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। बात यह है कि जब दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। क्या आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है, कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो छोटी सी चीज़ें सीख लो, बताता हूँ। कभी भी ऐसा आपको मिल जाए कि मैं आपको ऐसे दे दूँ कि एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल ऐसे देता हूँ, ध्यान से सुनना, और मैंने बोला कि एक 90 है एक 90 है, और मैंने बोला कि ये 30 है ये 30 है, अगर मैं दो एंगल इक्वल दे दूं दो ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है, क्योंकि आपको पता है ना, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो जब इसमें 90 और 30 है तो 180 में से 90 और 30 ही घटाओगे तीसरा निकालने के लिए, तो इसमें भी तो 180 में से 90 और 30 ही घटाओगे निकालने के लिए, तो जो बचेगा यहाँ वही तो यहाँ बचेगा। बुद्धि खुला, समझ में? तो ध्यान रखना, अगर कहीं आप ये पढ़े हो या दिमाग में आता है कि सर एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, तो होता नहीं एक्चुअल में, हम ऐसा बोलते हैं कि एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अब सोचो ना कि जब तीनों इक्वल हो ही गया, आई इक्वल टू आर, ये वाला इसके इक्वल, ये 90 इसके इक्वल, तीसरा बचा कौन है, कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला और इसका ये वाला, बोलो हाँ या ना? तो अब इसके तीनों एंगल इसके इक्वल है भाई, और ये साइड कॉमन है, पी क्यू जो है वो कॉमन है दोनों में, तो नहीं बोल सकते क्या एंगल साइड एंगल, तो ये वाला बोलो ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या बात समझ में आई? और भाई साहब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो काहे का रुके हो, बोलो ना कि इस ट्रायंगल का जो पीओ है चाहे ओपी है वो आईपी के बराबर है, और ओपी था क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, आईपी क्या था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, एंड बोथ आर इक्वल, हमने प्रूव कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना? आ गया समझ में? तो इसकी मैथमेटिक्स कर लोगे थोड़ा सा यहाँ पे,
कि इन ट्राइंगल फलाना एंड चिलाना करोगे, दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल, अगेन दिस एंगल इक्वल टू द दिस एंगल, देन बाय दिस क्राइटेरिया फलाना चिलाना ढेकाना, करोगे, कर लोगे ना, नहीं कर लोगे? हाँ, तो देयरफॉर ओपी इक्वल्स टू आईपी, दैट मीन्स object distance from the plane mirror is equal to the image distance from the plane mirror. Clear? Is that clear? अरे वाह, क्या बात है, पूरे जोश में हो तुम लोग। पांचवा, the image formed in a plane mirror is literally inverted। देखो inverted यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, पार्श्व परिवर्तन ऐसे बोलते हैं। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप प्लेन मिरर के कभी सामने खड़ा हो, गौर करना, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो राइट हैंड जैसा दिखता है, और राइट हैंड लेफ्ट साइड में ऐसा दिखता है। कहीं महसूस किया आपने? अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूँगा। आ जाओ, इधर आओ आप, हाँ आइए, वापस आइए। अब उसकी आवाज़ तो रिकॉर्ड नहीं होगी, बट वो जो बोलेगा मैं बोलूँगा, ठीक है? एक और माइक आ जाएगा तो फिर मजा आएगा। आप कैमरा के अंदर आ जाओ और सामने आ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। ओके, मैं भी हूँ, ये भी है, ठीक है? इतना देखो, हमारे बीच में मान लो प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है? बात समझ में है? सपोज प्लेन मिरर बिटवीन अस, हमारे और इसके बीच में एक प्लेन मिरर है, और मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसका ये इमेज बनाएगा, ठीक है? अब दिक्कत ये है कि जैसे मान लो कि देखता हूँ ये समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। चलो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तुम इमेज हो, ठीक है? नहीं, गड़बड़ कर दिया, ये सही इमेज नहीं बनाई है। तुम जाओ, सही इमेज नहीं बना, बैठो बैठो, अरे आई एम जोकिंग, सीरियस ले लिया ये तो बच्चा। हाँ, ये तो ऐसा सीरियस ले रहा है, भाग रहा है ये तो। और आगे, और थोड़ा सा हल्का सा और आगे, बस बस बस। सोचो, जब मिरर लगा होगा और मिरर में, अच्छा चलो तुम ऑब्जेक्ट हो, पहले उधर देख लो, उधर मिरर लगा है, तुम अपना कोई हाथ उठाओ, उसमें देखो कौन सा उठ रहा है, देख लिए? हाँ, तो उस, तुम ऑब्जेक्ट हो, हम इमेज हैं, तुम कुछ हाथ उठाओ, हम इमेज जैसा बिहेव करेंगे। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कि हमको उठाना चाहिए था, पहले ये बताओ। यही वाला उठाना चाहिए था, वेरी गुड। तो चलो फिर से करो। अब एक सवाल पूछो उससे कि उसका वो कौन सा हाथ है, कौन सा हाथ है वो, लेफ्ट की राइट? बोलो। मेरा देखो कौन सा है, मेरा लेफ्ट है ये। आप समझो बात, उसका कौन सा हाथ है पूछो, वो राइट साइड वाला चीज है। ये जब अपना राइट हैंड उठा रहा है तो इमेज में तो ऐसे ही दिखेगा, सोचो। करो भाई, फिर से करो, बार बार यही करोगे दुखा जाएगा। हाँ, ये भी करो, समझेगे नहीं? अभी कौन सा उठाया? लेफ्ट है, ये मेरा राइट है भाई। अरे भाई, मेरा राइट है ये, आप समझ रहे हो? तो बेसिकली जब प्लेन मिरर होता है ना, बीच में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट साइड दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। आई बात समझ में? बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है इमेज, जैसा कि वो फ्लिप कर जाता है। क्या कर जाता है बोलो? फ्लिप कर जाता है। बेसिकली आप देखना ना, जैसे फोटो वोटो आजकल तो हर बच्चा एडिट करता है, तो उसमें फ्लिप करने का ऑप्शन होता है, ठीक है? जैसे आप अगर मान लो ऐसे खाना खा रहे हो और चाहते हो कि पिक्चर में ऐसा दिखे कि तुम खाना इधर से खा रहे हो, तो उसमें ऑप्शन होता है फ्लिप कर दोगे, ऐसा ही तुरंत घूम जाता है। ये होता है, ये बात समझ में आई क्या? यही कारण है कि अगर प्लेन मिरर के सामने, सुनना सुनना, एक हमारे पास ऐसे प्लेन मिरर हो और इसके सामने इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाबेट्स अगर आप रखोगे तो उसके इमेज ऐसे कुछ बनते हैं। अगर के ऐसे है ना तो इसका इमेज ऐसे बनता है। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। इसका एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, हमेशा बनाता हूँ, बड़ा मेरा फेवरेट है वो डायग्राम। वो यूं है कि देखो कैसे, ठीक है? हाथी है, ठीक है? अबे ऐसे मत करो, हाथी वाथी मत बोलो यार, प्लीज हाथी वाथी मत बोलो। हाथी नहीं है भाई। ये सुनो सुनो सुनो, गड़बड़ क्या है पकड़ना, ठीक है? अरे इमेज जब बनता है, देखो तो सही बता रहा हूं तुम्हें, ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनता है। अब सोचो, ये ऐसे है, ऐसे है, ये एक्चुअल में
ध्यान सुनो, ये एक्चुअल में अगर मैं यहां से कैटेगराइज कर दूं, बीच से ऐसे काट दूं, तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। ध्यान से देखो, ये इसका क्या है, ये लेफ्ट वाला इस साइड बना, ये देखो, अरे ये लेफ्ट पोर्शन है तो लेफ्ट का इमेज बना, राइट वाले का राइट बना। लेकिन तुम गौर करो, गौर करो, ये राइट साइड वाला इसके लेफ्ट साइड बना है, तुम गौर नहीं किए, तुम गौर कर रहे हो? देखो, ये लेफ्ट पार्ट हुआ, अरे भाई ये लेफ्ट पार्ट हुआ, ये राइट पार्ट हुआ, ठीक है। तो राइट वाला हिस्सा इमेज, ये वाला जो इमेज है वो उसमें किधर चला गया? मैंने बस क्या लिखा, तुम गौर नहीं किए, मैंने ये लिखा कि राइट वाला हिस्सा है तो राइट वाले का इमेज ये बना। अरे भाई हद हाल है तुम लोगों का, इसका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ का इमेज दाहिना हाथ बनता है, ये बना कि नहीं बना? तुम लोग सब खराब कर देगा, समझे क्या? लेकिन ध्यान से देखो, वो किधर चला गया, राइट वाला वो किधर चला गया? नहीं चला गया। अरे भाई यहाँ पे लिख दिए आर, इसका मतलब ही राइट थोड़े है भाई, हम इसलिए लिखे कि राइट वाला पोर्शन का इमेज ई वाला राइट वाला है, समझे क्या? लेकिन ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, तो इसका जो राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ना तो वीडियो 4 बार प्ले करके देखना, राइट वाला लेफ्ट वाला राइट वाला, उसमें करते नजर आएंगे हम, समझे तुम? अपने फील आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ, हम बस इसके लिए ये नहीं कि ये राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसा, मैं बस ये कहना चाहता कि लेफ्ट वाले का इमेज लेफ्ट वाला इधर दिख, ये दिख रहा है, इसका इमेज ये दिख रहा है, सही बात है। लेकिन जो राइट साइड में है यहाँ पे देखो, वो राइट साइड में का जो इमेज बना वो इधर लेफ्ट साइड में बना है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। जो लेफ्ट साइड में है उसका इमेज ये बना, लेकिन इसके राइट साइड में बना है, गौर करो, सही बात समझ में? इसीलिए जब आप ऐसे के लिख रहे हो तो इधर का इधर बन रहा है, अब फील हुआ? नहीं हुआ? इधर का इधर, इधर का इधर, समझे क्या? इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, और लैटरली ये इन्वर्टेड इन्वर्ट हो गए। आई बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो ऐसे ना एक छोटा मोटा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं वैसे, कि जैसे कई बार दिया जाता है कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो राहुल, क्या लिखा, और आपसे पूछा गया कि बताओ इसका लैटरल इन्वर्जन होगा तो कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा, सोचो हाँ या ना, जो बना रहा हूं दिखेगा ऐसे, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा आप नहीं सोच सकते क्या? देखो तो ये वाला भी सही है क्या, ये वाला भी सही है क्या, जल्दी बोलो, ऊपर वाला नीचे वाला कौन सही है? ओके ऊपर वाला, नीचे वाला गलत है, क्यों बोलो? इसलिए गलत है कि इस बात को मत भूलना, ध्यान रखना कि एल, क्या देखो मिरर से एल का डिस्टेंस देखो, तो मिरर से जो उसका इमेज बना उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, तो पहले अगर ये है तो पहले ये बनेगा, आर सबसे ज्यादा दूरी पे है तो आर का सबसे दूर बनेगा, पहले कैसे बन जाएगा? अरे पढ़ के तो आ रहे हो कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है, अरे हाँ या ना? ये बात ध्यान रखना, मैंने पहले ये दिया होता तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाते। आई बात समझ में? पहले मैंने सही बना दिया फिर मैं बुरा फंस गया। आई बात समझ में? ये देता है कि ये इसका एज इट इज बना देगा और आर का पहले बना देगा, नहीं नहीं नहीं, पहले इसका बनेगा फिर इसका, जैसे ये आया वैसे ये उल्टा करके, समझ में आया क्या? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। व्हेन टू प्लेन मिरर incline at angle theta, the number of images formed of an object which is present between them। देखो दो प्लेन मिरर को जब किसी एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं वो कितने बनते हैं, उसका क्या फंडा है, क्या तरीका है, इसमें तो कुछ कंडीशन वगैरह होता है कि इफ 360 थीटा इज इवन द नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल्स टू इवन नंबर -1, ये दो कंडीशन है और आपको दोनों कंडीशन याद रखने हैं, ठीक है? कर लोगे? मैं समझाता हूँ आपको, तनाव मत ले लो, सुनो। जैसे मान लो एक प्लेन मिरर यहाँ पे है और एक प्लेन मिरर यहाँ पे है, आप घर पे जाना और ऐसा करके देखना, ठीक है? देखना आपका क्या होता है, आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये बताओ
अगर इस ये प्लेन मिरर यहाँ पे, एक प्लेन मिरर यहाँ पे, ये बीच का एंगल 90 है, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट आप रख दो, इसके कितने इमेजेस बनेंगे मैं ये जानना चाहता हूँ। 2। दिमाग में तो आ रहा होगा कि सर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखोगे तो ये मिरर है, इसके बिहाइंड एक यहाँ बन जाएगा, इसके पीछे, हाँ या ना, अरे बोलो। इसका इसी ऑब्जेक्ट का, चलो इसको I1 बोल देता हूं मैं, इसका एक इमेज इसके बिहाइंड बनेगा, बोलो इधर। सच बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? झूठ बोलोगे पाप लगेगा, जल्दी बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इससे इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये I2 बोल देता हूं मैं, दूसरा इमेज बनेगा। भाई साहब आप गौर करना, जाके घर पे ऐसा करना, प्रैक्टिकली मैंने किया भी एक बार क्लास में। एक यहाँ पे बनेगा I3, 3 इमेजेस बनते हैं। कितने बनते हैं? इसका रे डायग्राम भी चाहो तो दिखा सकते हो, मैं फटाफट करूंगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, बट इसके रे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे मत करना। मतलब मैंने आपको सिखाया है, घर पे जाकर अभ्यास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे या एग्जाम वगैरह में पूछेगा नहीं आपसे, बट जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। जैसे ये लाइट यहाँ से निकालो, रिफ्लेक्शन इधर दिखाओ, ये यहाँ से आता हुआ लगेगा, एक इमेज बन जाएगा। एक लाइट रे इधर दिखा दो, रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगा, ये यहाँ से आता हुआ लगेगा, एक इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक कहानी सुनना, क्या होगा, जो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से यहां पड़ेगा ना, सुनना सुनना सुनना, इसका रिफ्लेक्शन होता है इधर कहीं, देखो ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन ये हुआ, तो ये लाइट रे इधर से इसी में से आया हुआ, तो इमेज तो यही रह गया। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन होकर के ऐसे जाता है ना, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब ये ऐसे भागता है, तो ये भाई साहब कहीं इधर से आता हुआ लगता है। कुछ दिखा? नहीं दिखा? दिखा? ये एक इमेज बनता है। नंबर ऑफ इमेजेस 3 होते हैं। कितने होते हैं बोलो? ठीक है, when two plane mirror incline at 90 degree at right angle, ठीक है, to each other, then whenever a object placed between them, the number of images formed will be 3. कितने होंगे? आई बात समझ में? अगर दो प्लेन मिरर को अगर आप 90 डिग्री पे इंक्लाइन करके रख दो और उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं? 3 आते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी मैथमेटिक्स समझनी है, ज्योमेट्री नहीं समझना। अब तो ऐसा हो गया कि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आया 5, तो 5 इमेज की ज्योमेट्री बनाओगे, इतना वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कोई इसका जवाब नहीं है। तो आपको इसका मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जब भी दो मिरर को किसी एंगल पे इंक्लाइन किया जाएगा, 90 पे, 60 पे, 120 पे, कभी इंक्लाइन ऐसा किया जाएगा, ध्यान से सुनना, तो आपको क्या करना है कि 360 में उस थीटा से डिवाइड करना है जिस एंगल पे दो प्लेन मिरर इंक्लाइन किए गए। ध्यान सुनना, 360 को डिवाइड करना है उस एंगल से जो एंगल मिरर के बीच का है। राइट नाउ मिरर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो आपको क्या करना है, इस 360 को डिवाइड करो 90 से। जैसे ही डिवाइड करोगे, या तो ये इवन नंबर आएगा, 3 कंडीशन होगा, या तो इवन आएगा, या फिर ऑड आएगा, या कोई फ्रैक्शन आएगा। यही हो सकता है। मान लो कोई कहा कि सर एक बात बोले, हम रखेंगे ना यहाँ पे 72 डिग्री, 72, देखो हम बोले 77 डिग्री, कुछ भी ऐसा रख देगा, डिवाइड करने में फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई इंटीजर पॉइंट ऐसे करके आ जाएगा। तो यही हो सकता है ना, या तो कोई इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, तो उसकी कहानी यह होगी कि वो तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, या कोई फ्रैक्शनल नंबर आएगा, यही होगा ना? क्या बोल रहे हो? 0। अब बताओ 360 में किससे डिवाइड किया जाए कि 0 हो जाए? बताओ, बोलो अब क्या हुआ? 360 में देखो, ये 0 तभी आएगा जब हमने क्या बोला कि 360 को डिवाइड करना है उस एंगल से डिवाइड करना है जो प्लेन मिरर के बीच का एंगल रखे हो। सवाल है कि बीच का एंगल कितना रखोगे और 360 को उस एंगल से डिवाइड करोगे कि 0 आ जाएगा? सोच के बताओ। है? नहीं होगा तो बस मुंह बंद रखो, आगे बढ़े। चलो सुनना ध्यान से। हाँ, अब वो कह देगा सर 0/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड का बात चल रहा था। चलो शुरू करें, क्या दिमाग मत लगाना, मत करो वो सब। 360/θ, तो 90 से डिवाइड किया हमने। फिलहाल आपको ऑड इवन वाला समझना है, फ्रैक्शन वाला समझना नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मान लो ये कितना है बोलो, अरे आया कितना बोलो? 4। क्या है बोलो? अगर अब चेक करो, ये जो आया ये इवन है कि ऑड है? इवन है। भाई साहब अगर इवन है तो याद रखो, इफ 360/θ इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल्स टू इवन नंबर -1, यानी n जो 4 आया था, 4 में से 1 घटाओ, आंसर विल बी 3। आई बात समझ में? जैसे दो प्लेन मिरर को मान लो 60 पे रख दिया गया, क्या रख दिया गया बोलो?
मान लो थीटा हमने दिया 60, मतलब दो प्लेन मिरर को थीटा 60 पे रख दिया गया। अगर दो प्लेन मिरर को 60 पे रख दिया गया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो आपको क्या करना है, पहले 360/थीटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है बोलो? सबसे पहले तुम्हें 360/थीटा कैलकुलेट करना है। तो तुमने रखा 360/थीटा, रखा 60, कैंसिल हो कितना आया 6। ये इवन है कि ऑड है? इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो इवन नंबर आया उसमें से एक घटाओ, कितना आएगा 5। कहानी खत्म। और बताएं कि समझ में आ गया? आ गया? क्लियर है? ओके आगे। इफ 360/थीटा इज ऑड नंबर, अगर ये ऑड आ गया तो क्या होगा? देन द नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट प्लेस्ड एट बाइसेक्टर। अब इसकी कहानी, इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। क्या क्या कंडीशन होता है, ध्यान सुनना। पहले तो समझो बाइसेक्टर क्या होता है, अब जानते भी होगे। बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटे, किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटे, किसी एंगल को दो पार्ट में बांटे, उसी को तो बाइसेक्टर बोलते हैं। बाई का मतलब दो, सेक्टर का मतलब काटने वाला, बांटने वाला। अब सुन भाई, ध्यान देना इधर। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मिनट ऐसे लिया, एक मिनट ऐसे लिया, इनके बीच का एंगल हमने लिया 120। कितना लिया बोलो? कहानी समझना। अगर हमने 120 ली तो इसके ठीक बीचों बीच जो इसको 60-60 में डिवाइड कर रहा होगा, क्या बात आपको समझ में आ रही है? जो इस 120 को 60-60 में डिवाइड कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे बोलो? बाइसेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? दो प्लेन मिरर को, क्या बोलो, दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे हमने रखा, उस एंगल को इक्वल पार्ट में बांटने वाला जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर बोलेंगे। क्लियर? अब सुनना, अब सुनना। अगर आपने ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के आपने यहां रख दिया, या फिर यहां रख दिया, या यहां रख दिया, इस लाइन पे नहीं रखना है। अगर आपने इस लाइन पे नहीं रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस उतने ही हो जाएंगे जितना 360/थीटा का आपका वैल्यू आ रहा था, यानी 360/120, ये आया कितना 3। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसका नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? 3। कितने बनेंगे बोलो? अगर, याद रखना इसका सेकंड कंडीशन बता रहा हूं, अगर सर हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया इस बाइसेक्टर पे तो कितना होगा? तो ध्यान रखना, अगर आपने बाइसेक्टर पे रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करते हैं, 360/थीटा जो इवन वाला क्राइटेरिया था वो लगाते हैं, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी आ जाएगा 3 - 1 = 2। आई बात समझ में? अरे बोलो, ये किसके लिए है बोलो? फॉर बाइसेक्टर। आई बात समझ में? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बाइसेक्टर देन नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा माइनस, बोलो बोलो, 360 θ - 1। ये इवन वाला जैसा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? देखो इवन वाला में तो कोई सोचना ही नहीं है, अगर इवन आया एक घटा लो, कहानी खत्म। अगर 3/60/थीटा 360/थीटा का रिजल्ट इवन आया, एक घटाओ, कहानी खत्म। अगर ऑड आया, जैसे 360/120 करोगे तो ये ऑड है। ऑड के केस में या तो 3 होगा या 3 से एक कम होगा, या तो 3 आंसर होगा या 3 से एक कम होगा। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हो। तो अगर बाइसेक्टर को छोड़ के आप कहीं प्लेस कर रहे हो तो जो ऑड नंबर आया वही आंसर बोल दो। अगर आप बाइसेक्टर पे प्लेस कर रहे हो तो उसमें से फिर एक घटाओ, इवन जैसा सोचो और फिर आंसर करके बताओ। क्लियर है? इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना भाई, इतना पर्याप्त है। आगे सुनना ध्यान से। इफ वी वांट टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैव हाइट h, the required heights of mirror is half of the height of object। ये क्या कहता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट का और आपके सामने कोई प्लेन मिरर है, तो आप प्लेन मिरर का मिनिमम क्या हाइट रखोगे कि ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बिहाइंड द मिरर आपको मिल जाए। समझो बात। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पुरुषों में थोड़ा कम होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। वो टॉप टू बॉटम जो है वो पूरा का पूरा जो है सो कि उनको तो सारी वारी सब बाल वाल पूरा एकदम सब संवारना होता है ना बड़ी अच्छे से। पुरुषों का मेकअप थोड़ी होता है, महिलाओं का होता है। होता है ऐसा नहीं, पुरुषों का भी होता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं उन लोगों का तो मुझे लगता है महिलाओं से भी ज़्यादा होता होगा। ठीक है, बट छोड़ो हटाओ ये सब। तो मैं ये कह रहा था, एक तुलनात्मक भावना जब दिमाग में आती है तो लोग गलत ठहराने लगते हैं कि नहीं आप इसको ऊपर देख रहे हो, इसको नीचे देख रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे सादगी बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसको समझ में आ जाए वो बेहतर। खैर आगे बढ़े। और ये बढ़िया था, अगर मान लो कोई 6 फीट का इंसान है, कितने का, 6 फीट का इंसान है, उसके सामने
अगर 7 फीट का प्लेन मिरर खड़ा कर दो तो उसका पूरा इमेज उसमें बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलो, बन जाएगा। अच्छा 6 फीट का इंसान है, उसके लिए 6 फीट का मिरर लगा दो, तब बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलो, 6 फीट का इंसान है, उसके सामने 10 फीट का मिरर रख दो, 10 फीट का, तो उसका पूरा इमेज टॉप टू बॉटम हेड टू टेल दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। मतलब ये कि हमारे दिमाग में इतना तो है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसके हाइट के बराबर या उसके हाइट से ज्यादा हाइट का अगर मिरर लें तो पूरा तो इमेज बन ही जाएगा। तो सोचना ये है कि क्या अगर 6 फीट का आदमी, उसके सामने अगर हम 5 फीट हाइट का मिरर रख दें तो क्या ये आदमी टॉप टू बॉटम पूरा इमेज बिहाइंड द मिरर देख पाएगा? अब ये दिमाग में आता है कि नहीं, लेकिन ये होता है, पॉसिबल है, और इसका मैथमेटिकली प्रूफ है कि अगर 6 फीट का आदमी है, ध्यान सुनना, 6 फीट हाइट का कोई आदमी है और उसके आधे हाइट का मिरर है, मतलब 3 फीट का भी अगर मिरर है, तो वो व्यक्ति अपना पूरा इमेज बिहाइंड द मिरर देख सकता है। 3 से अगर कम होगा तो नहीं हो पाएगा, कम से कम कितना होना चाहिए? 3। 3 से अगर ज्यादा हुआ तो दिखेगा, 3 से कम हुआ तो नहीं देख पाएगा। आई बात समझ में? तो मिरर का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? मिरर का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बिहाइंड द मिरर बन जाए? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका हाफ, कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस कंडीशन, हाइट ऑफ मिरर इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। शॉर्टकट में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ मिरर इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत आपको? ध्यान रहेगा? अरे बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा बात अब थोड़ा सा मतलब पछता नहीं है, अभी थोड़ा आपको एडजस्ट नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हुई 6 फीट के आदमी 3 फीट के मिरर में दिख जाए। देखो एक्चुअली क्या है कि अब ऐसा नहीं कर सकते ना। अब समझो बात, जैसे ये मिरर है, उसका कुछ अपना हाइट है, अब उसके सामने आप खड़े हो, आपका भी कुछ हाइट है, तो आपको क्या लगता है? आप खुद सोचो ना कि इस मिरर के अंदर जो आप अपना इमेज देख पाते हो, सोचो कि इसका हाइट कितना होगा, एक अंदाजा लगाओ। मान लो इसका हाइट है 1 फीट होगा। आप आराम से आ जाओ और यहाँ पे खड़ा हो जाओ और आप देखो सही से कि क्या आपके शरीर का, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक अभी ऊपर कुछ बचा ही है। मतलब मैं अगर और ऊपर चला जाऊं तब भी मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से लेकर के मेरा माइक जो लगा है ये दिख रहा है और मेरा ये दिख रहा है, मैं और ऊपर जाऊंगा तभी इमेज दिखेगा। तो सवाल ये है कि ये बताओ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेरा इमेज उसमें दिख रहा है, ये सोचो कितना है? ये 1 फीट है, ये 1 फीट है, ये 2 है भाई, यहां से यहां तक कम से कम 2 तो हो ही जाएगा। इतना भी नाट हम नहीं है, समझे? बोल नहीं रहा है सब, समझे बात? तो सोचो ना कि अगर वो 1 का है तो 2 फीट का इमेज बना दे रहा है, अगर वो 2 का होता तो 4 का नहीं बना देता? बनाता कि नहीं बनाता? भरोसा है ना? हम ऐसे थोड़े है कि हंगला मार के झूठ बोल रहे हैं। ना भरोसा है तो आके जे देख लो, आना है किसी को? अगर किसी को भरोसा नहीं है तो आके देख लो। चलो, अरे सच बात है, ये होता है। क्लियर है सबको? अरे बोलो, बोल ही नहीं रहा सब। हाँ, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऐसा मत सोच लेना कि सर एक बात बोले मतलब कहा, तो बोले सर आपका हाइट मान लीजिए 6 फीट है, मान लीजिए, है तो नहीं समझ में आ रहा हमको, मान लीजिए आपका हाइट कितना है? 6 फीट है। मिरर आप लेके आए 3 फीट का, ठीक है सर, उससे 6 फीट का आप है, 3 फीट का मिरर है, और जाके शॉर्ट जाइए उसी में, सर पूरा इमेज बन जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा गदहाई है, ठीक है? ये सब काम नहीं करना। मिरर से एक आपका पर्टिकुलर एक खास डिस्टेंस होता है, जहां पे रहोगे तब आपका टॉप टू बॉटम पूरा इमेज बिहाइंड द मिरर दिखेगा। उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, समझे क्या? अरे बोलो। और जो बहुत तेज होगा, जो ढेर दिमाग लगाता है, एक बच्चा बोला था मेरे को, सर आप बोल रहे हो कि 6 फीट के लिए 3 फीट चाहिए, हम 6 फीट के लिए 1 फीट में बना देंगे। बोलो कैसे? तो फिजिक्स का लॉ फेल कर देगा। तो नहीं, पीछे जाने से नहीं होगा। तो बोला क्या कि सर हम 6 फीट के हैं। बोला हाँ ठीक है, तो मिरर लाएंगे, हम ऐसे देखेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? वो जो है सो कि अपना ओरिएंटेशन ही बदल दिया, वो सामने नहीं रखा हुआ। तो कंडीशन है, आप मिरर के सामने रह के बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से बात कर रहे हो, तो फिर तो ऐसा हो गया कि तुम 50 फीट का भी हो तो इतना छोटा मिरर लेके ऐसे दिख जाएगा भाई टॉप टू बॉटम। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया क्या?
तो ये ध्यान रखना। तो तुम लोग भी वो नटवर लाल की तरह जीनियस मत बनना। कोई क्लास में नटवर लाल आता है कभी कभी, बड़ी खतरनाक होता है वो। चलो आगे बढ़े। आठवां क्या होता है, अगर आप प्लेन मिरर को, अच्छा बचपन में कभी ऐसा किए हो कि कोई गेस्ट आ गए और तुम बहुत छोटे हो और धूप है, पूरा एकदम धूप उगा हुआ है, और कोई गेस्ट चेयर पे बैठे हुए हैं और तुम्हारे हाथ में कहीं से टूटा हुआ आईना मिल गया है, शीशा, चाहे घड़ी पहने हो, गलती से तुमको इस बात का मजा मिल गया है कि मुंह पर चमकाने में बड़ी मजा आता है। ये काम तुम किए हो? अगर नहीं किए हो तो क्लास में मैं अक्सर देखता हूँ, जब इधर से लाइट सनलाइट आती है अपने क्लासरूम में तो पूरा विंडो ही विंडो है, तो बच्चे ना जो घड़ी पहन के आते हैं वो मेरे को बड़ी परेशान करते हैं, मजा लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो। होता ये है कि प्लेन मिरर मान लो ऐसे है, ध्यान सुनो। अगर ये प्लेन मिरर है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, रुको। ये प्लेन मिरर है, सुनना सुनना सुनना। एक लाइट रे मान लो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, सुनना सुनना सुनना। एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, तो इसका ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो होता क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहानी समझना, ये आई है तो इतना ही एंगल बना के लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना ही एंगल आर बना के लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। अब मान लो, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, मान लो कोई गेस्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ बैठा हुआ है। क्या बात समझ में आई तुम्हें? यहाँ पर कोई गेस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। अब जिस बच्चे के हाथ में मिरर है, वो शैतानी क्या कर रहा है, सुनना ध्यान से। वो बच्चा शैतानी ये कर रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इस मिरर को पकड़ के थोड़ा ऐसे कर दिया। ये ग्रीन वाला सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन था, ओरिएंटेशन था, ये सेकंड वाला, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही वो मिरर ऐसे रखा था, सनलाइट इधर से आ रही थी, रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा था। इस मिरर को जैसे ही वो घुमाया है, तो मैं पूछूं कितना घुमाया, तो पहले मिरर का पोजीशन ये था, इतना घुमाया, तो ये वाला एंगल वो थीटा मान लो, कुछ भी होगा, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, कोई एंगल होगा, ये मान लेते हैं थीटा। वो थीटा एंगल से रोटेट किया। सबसे पहले चीज गौर करना, जैसे ही वो मिरर को ये थीटा रोटेट करेगा ना, ऐसे घुमाएगा, वैसे ही क्या होगा कि इसका जो नॉर्मल होगा वो थीटा से रोटेट कर जाएगा। ध्यान सुनना, एक बात गौर करना, तुम्हारे मिरर घुमाने से ऐसा नहीं होगा कि सन से जो लाइट रे आ रही है, अच्छा तो मिरर घुमा लिया, रुको रुको हम लाइट अब ऐसे भेजते हैं, नहीं नहीं, वो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था वो बदलने वाला नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आई? लेकिन थोड़ा भेजा लगाना, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा बुद्धि लगा के बताना। अगर मिरर पहले ऐसे था तो इसका नॉर्मल ऐसे था, अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन जब ये मिरर घुमा के ऐसे किया होगा तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, वो तो ऐसे हो गया होगा। अरे बोल यार, याद रखना, प्लेन मिरर को अगर हम थीटा एंगल से घुमाएंगे, क्या बोलो, प्लेन मिरर को अगर आप थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो इसका नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होगा। ये बात समझ में आई क्या? प्लेन मिरर को हम लोग अगर थीटा से रोटेट करेंगे, बोलो बोलो, देन नॉर्मल भी कितना से रोटेट होगा, इधर भी किधर भी। अगर मिरर को ऐसे रोटेट करो, ऐसे, तो देखो नॉर्मल उसके साथ जाएगा, समझे, नॉर्मल उसके साथ रोटेट करेगा, फील हो रहा है? ये बोलो हाँ या ना, समझे क्या? तो मिरर को जितना से रोटेट करोगे नॉर्मल भी उतना ही रोटेट होता है। तो सवाल ये है, सुना था, थोड़ा ध्यान से गौर करो कि नॉर्मल जो ये वाला था, पहला वाला ये जो एन था, क्या अब यही नॉर्मल है? नहीं है, ये नॉर्मल नहीं रह गया, तो नॉर्मल कौन सा हो गया, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये दिमाग में जा रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। तो थोड़ा जिसका दिमाग हो ना फटाक से वो पकड़ लेगा कि सर एक बात बोले, मतलब कहा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले जो आई था वो हो जाएगा आई प्लस थीटा, नहीं हो जाएगा, पहले था आई, बाद में आई से और ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले नॉर्मल ये था व्हाइट वाला, अब ये थीटा आगे बढ़ गया, अरे ये थीटा ही तो है। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई से लेकर के पूरा थीटा यहां से यहां तक है। अरे सोचो हाँ या ना, है कि नहीं? तो आई प्लस थीटा से अब हो गया, तो सोचो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो उतना ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। क्या पहले वाला जो आर था वही रह जाएगा? नहीं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड है ना भाई, इस नॉर्मल से भयंकर भागेगा, और आई प्लस थीटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई प्लस थीटा बना के लाइट रे पता है क्या होगा, वो ऐसे आएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। भले गेस्ट पे नहीं गया, वो भाई साहब इधर लाने पड़ेंगे, कोई नहीं,
लेकिन ऐसे ही लाइट रे जाएगा, थोड़ा कम घुमाना पड़ता, बट कोई नहीं, ये ऐसे आएगा और लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। क्या बात समझ में आई तुम्हें? अरे बोलो। एक सवाल पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि जब मिरर ऐसे था, इस पहले वाले ओरिएंटेशन में जब मिरर ऐसे था, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ था? ये देखो, ये था, सोचो, यहाँ से ऐसे आई थी, ऐसे चली गई थी। जब मिरर ऐसे था, ऐसे ऐसे, तो इंसिडेंट रे ये था, रिफ्लेक्टेड रे ये था। जब मिरर को हमने रोटेट किया थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना भाग गया? देखो, रिफ्लेक्टेड रे इतना भाग गया। आंसर है कि ये 2 थीटा से भागा है। कितना से? कितना से भागा है? ये कैसे पकड़ में आएगा? देखो, इसका प्रूफ भी है, बट करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दिख जाएगा कैसे। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना से बढ़ा था? पहले था आई, बढ़ा कितना से था? थीटा से। तो सोचो कि पहले जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर था, तो भी तो थीटा से बढ़ा होगा। नहीं समझे? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना से बढ़ा है? थीटा से। जैसे कोई वैल्यू रख लो, मान लो पहले आई का वैल्यू शुरू में जब मिरर ऐसा था, आई का वैल्यू 30 करो, आर का वैल्यू 30 हो गया। क्लियर? अगर मैं क्या करूं, मिरर को 20 से घुमा दूं, कितना से? तो बताओ अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ये हुई ना बात। 30 प्लस 20 उसमें, और क्या नॉर्मल 20 से भाग जाएगा? नॉर्मल 20 से ही भागेगा। तो अब ये आई कितना हो जाएगा बोलो? 50 रहेगा या नहीं होगा? तो अगर अब आई 50 हुआ, तो अब आर कितना होगा? 50। तो पूरा कितना हुआ? 100। अरे बोलो, 100। तो अब सोचो, पहले इंसिडेंट रे और पहले रिफ्लेक्टेड रे 30-30 पे थे, इनके बीच का एंगल 30-30 था, 60 था, और बाद में कितना हो गया? 100। 100 में से 60 घटाओ, 40। आपने मिरर कितना से घुमाया था? 20 से। रिफ्लेक्टेड कितना से भागा? 40 से। 2 टाइम्स है कि नहीं है? अरे बोलो, एक बार समझ में? नहीं समझ में आया? तो जब हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं, मिरर को आप जितना एंगल से रोटेट करोगे, उसके 2 टाइम्स से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाता है। क्या बात समझ में? अगर मिरर को आप थीटा घुमाओगे, 10 डिग्री ऐसे घुमाओगे ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो 20 भागता है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आपके लिए बस एक लाइन है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन ये याद रखना, भूलना मत। याद रहेगा? बोले नहीं आप लोग? अरे याद रहेगा? if v rotates if plane mirror rotates with theta, then normal rotates with also theta, but reflected ray, ध्यान से, but reflected ray rotates by, बताओ बताओ, 2 थीटा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है मैटर करता है। अगर प्लेन मिरर को तुमने रोटेट किया, तो प्लेन मिरर को आप जितना से रोटेट करोगे, नॉर्मल उतना ही से रोटेट होता है। लेकिन प्लेन मिरर को आपने अगर थीटा से रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे था वो 2 थीटा से रोटेट करता है। आई बात समझ में? रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम से रोटेट करता है, जबकि नॉर्मल उसी एंगल से रोटेट करता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एक छोटी सी चीज और रह गई, और उसको आप याद रखना। क्या याद रखोगे? प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि v स्पीड से चल रहा है, जैसे सामने मिरर लगा हुआ है, और मैं इसके सामने अगर दौड़ना शुरू कर दूं ऐसे, ठीक है, और मेरी स्पीड है मान लो 10, क्या बोलो? तो मेरे इस मिरर के पीछे जो बिहाइंड द इमेज जो मुझे दिख रहा है, वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आएगा। सोचो, फील तो कर ही सकते हो। अगर आप मिरर के सामने ऐसे दौड़ रहे हो, तो उसके सामने जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बन रहा है, वो भी दौड़ता हुआ आ रहा होगा। बताओ उसका स्पीड क्या होगा? बोलो जल्दी। सेम होगा। बढ़िया जवाब है। अगर मैं 10 से जा रहा हूं, तो इमेज कितना से आ रहा है? सही बात है। लेकिन ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट मी। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है भाई। अगर मैं इसके सामने दौड़ रहा हूं, मेरा स्पीड अगर 10 है, तो मैं जब इस इमेज को देखूंगा, तो मुझे लगेगा कि वो 20 से आ रहा है। कितना से आ रहा है?
मेरे स्पीड का 2 टाइम्स, मेरे मेरे रिस्पेक्ट में मेरे इमेज का स्पीड मेरे स्पीड का 2 टाइम्स होता है। क्या बात समझ में आई आपको? अरे बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, कि जो है स्पीड ऑफ, क्या बोलोगे, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज द 2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है उसका 2 टाइम्स होता है इमेज का स्पीड, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। आपके रिस्पेक्ट में ठीक है, आप ये महसूस भी करते हो। हम लोग ज़्यादा महसूस कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ। अब ट्रेन में कभी बैठे हो? कितने लोग हाथ उठाइए। सभी लोगों ने ट्रेन में बैठे कभी ना कभी, अच्छा ठीक है, बढ़िया। फिर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप ट्रेन से जा रहे हो, आपका ट्रेन जैसे कि नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, जो ऑपोजिट वाला बड़ी भयंकर तरीके से भागा? होता है ऐसा? लगता है ऐसा आपको? ऐसा पता है क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि देखो, जब दो चीजें, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्लास 11 में पढ़ोगे, जब दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करती हैं ना, तो इसको लगता है कि इसका जो खुद का स्पीड है और इसका जो स्पीड है वो दोनों ऐड हो गया। एक बात समझ में, ये दोनों ऐड हो जाता है और वही सेम रहता है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो। सोचो, जैसे मान लो तुम मेरे आगे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और तुम्हारा स्पीड 10, हमारा 10, पता है क्या लगेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तुम्हारा स्पीड 0 है। सही बात है। अरे सोचो ना, दो लोग सेम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, एकदम ऐसे जा रहे हैं, सोचो, और हमेशा एक ही स्पीड जा रहे हैं, सोचो क्या लगेगा? आगे वाला पीछे, पीछे वाला को लगेगा कि आगे वाला रुका हुआ तो नहीं है कहीं कहीं कहीं। सोचो, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ेगा ही नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब आप मिरर के सामने दौड़ोगे, जब मिरर के सामने कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट v स्पीड से चलेगा, तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज अ 2 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलो, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।